मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस भी करे, कुछ आइडिया लिया कि कैसे हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम। आज हम पहले सीखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी का कैसे फाइंड करना है फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। फिर क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम क्वेश्चन फिक्स करके लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है। हाल तो ये डेरिवेशंस आपको एग्जाम में हो सकता ना आए, बट इन डेरिवेशन से आपको डेफिनेटली एक बेटर आइडिया मिलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज। सपोज एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और इस रॉड का मास है M। बेटा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आपको पिछले लेक्चर में बताया मैंने, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक एक्सिस चूज करना, एक ऐसी लाइन चूज करना जिसे बोले हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी मैंने एक ऐसी लाइन ले ली जो सेंटर से पास कर रही है और इस रॉड के परपेंडिकुलर है। देखो जैसे ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, मास है M और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। इसका ये मतलब है कि ये रॉड ऐसे घूमने वाली है या ऐसे घूम रही है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए कॉन्टिन्यूअस बॉडी। Consider a rod of mass M and length L. Therefore, mass per unit length of the rod is equal to M by L. मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, M by L। ठीक है। सपोज एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है और मास है dm, और ये एलिमेंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूर है। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट of mass dm and length dx। सबसे पहले ऐसा ही करना हमेशा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं इस छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, देखो देयरफॉर ये अब मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, dm by dx। dm by dx। तो हम ये बोल सकते हैं कि dm by dx is equal to m by l, which means dm is equal to m by l into dx। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, उस कॉन्टिन्यूस बॉडी के एक छोटा सा मास ले लो। ये जैसे एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, रॉड समझ लीजिए, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आ गया dm। पूरी रॉड की लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है और मास 10 ग्राम है, तो ये 1 सेंटीमीटर का मास 1 ग्राम होगा, इसलिए ये रेशो सेम रहेगी। ठीक है, इसका ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले बेटा आपने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट is di equals to dm into x square। यही पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मींस di इज इक्वल टू dm की जगह लिख लेंगे m by l dx है ना, di is equal to m by l
x square into dx. This is moment of inertia of this small element. ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ हो गया छोटे एलिमेंट का मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये x ना वेरिएबल है, ठीक है। x वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हमने जो एलिमेंट अपनी मर्जी से, देखो जो यहाँ चूज किया है, we could have chosen it here also, तब x कुछ और होता, यहाँ चूज करते x कुछ और होता, बट एक्चुअली हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड वी हैव टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज, किस तरह से फाइंड करेंगे, डी को इंटीग्रेट कर दो, m/l x स्क्वायर dx। कैसे पता चलेगा हमने सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए हैं, ध्यान से देखो, कैसे पता चलेगा कि हमने सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए हैं? हमने एलिमेंट यहाँ चूज किया था, बट एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो एलिमेंट तो हर कहीं है ना, सो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, बेटा ये अगर आपका रेफरेंस है तो ये रेफरेंस कौन सी लाइन है, जो सेंटर से पास कर रही है, राइट? तो आप इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड है इसलिए -l/2 टू द राइट एक्सट्रीम दैट इज +l/2। समझ में आ गया? तो ये आपका एक ओरिजिन है। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे डिसाइड करनी, अगर ये एक्सिस ये वाली लाइन नहीं, अगर एक्सिस ये वाली लाइन होती तो हमारे एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होने थे, आप करना अपने एट योर प्लेस। अगर ये एक्सिस ये वाली लाइन की बजाय ये लाइन होती तो 0 to l करना था हमने इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रेफरेंस है, इधर तो कोई एलिमेंट है नहीं, सारे एलिमेंट एक ही तरफ है, तो 0 to l करते हमारा रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमारा जो डी का इंटीग्रेशन है वो तो i हो गया, सो इट इज m/l x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है बेटा x3/3 and the limits of integration will be -l/2 to +l/2. It means I is equal to m/3l x क्यूब है फ्रॉम -l/2 टू +l/2। एक से पे मैं ऐसे लिखता हूँ, x क्यूब है फ्रॉम -l/2 टू, it means that I is equal to m/3l, x क्यूब की जगह लिख दिया l/2 क्यूब माइनस l/2 क्यूब, ऐसे ही डालते हैं हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स। So that is why you will have I equal to m/3l l cube by 8 माइनस, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी l cube by 8, ठीक है। सो आई आपके पास आ गया m/3l 2l cube by 8, सॉल्व करके देखना ml²/12 आएगा। ये इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम ऐसी लाइन को एक्सिस चूज करें जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको मैंने जैसे यहाँ बताया, आप इसी में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, या पहले ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ये रिंग भी तो एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, और ये कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए द रिंग इज लाइक दिस, ऐसे रिंग है, दिस इज द रिंग, सपोज
और ये लाइन पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, ऐसे है। इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो क्या करेंगे बेटा, मान लेते हैं बेटा इस रिंग का रेडियस r है और मास इसका m है। m इज मास ऑफ रिंग, r इज रेडियस ऑफ रिंग। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ of the ring is equal to m by 2 pi r. मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m by 2 pi r, क्योंकि किसी भी रिंग का जो मास है वो सारा मास सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग इज 2 pi r, मतलब रिंग की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो छोटा सा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, dx जिसका dm जिसका मास है और लेंथ जिसकी dx है। कंसीडर a small element of mass dm and length dx। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज di इक्वल टू पहले की तरह dm इंटू एक्स स्क्वायर, और dm को इस बार आपने लिखना है m by 2 pi r into dx। So this becomes moment of inertia di equal to m by 2 pi r into x square into dx। ठीक है, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपको इंटीग्रेशन में लिमिट्स की जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि सर्कल है ना, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर भी अगर आपने लिमिट्स लगानी भी होगी तो 0 to 2 pi r लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस एंड टू घूम के पूरा वापस इस एंड पे। सर यहाँ पे जो x की, सर यहाँ पे जो x वो r के इक्वल है ना, r हाँ r स्क्वायर लिखना था, सॉरी dm इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट आप कहीं पर भी लो उसका डिस्टेंस तो r ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। सो व्हाट इज di देयरफॉर, ये r और r कट जाएगा, ये ऐसे ही रहने दो अभी। तो I कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसकी, सो दैट विल बी इक्वल टू m by 2 pi r स्क्वायर, और dx की इंटीग्रेशन कोई लिमिट्स की जरूरत ही नहीं है, देखना 2 pi r ही आएगा, ऐसे नहीं तो 0 to 2 pi r लिख के हम बोलेंगे dx की इंटीग्रेशन है x, तो 2 pi r माइनस 0 तो 2 pi r ही बनेगा। सो बेटर यही है, लॉजिकली देखो जब आप dx को इंटीग्रेट करोगे, dx को इंटीग्रेट करने का मतलब है ऐसे छोटे 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 सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, और जब आप ऐसे छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो बन जाएगा कितना, 2 pi r। therefore I will be equal to m by 2 pi r into r square into 2 pi r। ये 2 pi r और ये 2 pi r कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका जो I है वो बन जाएगा m into r square। I will be equal to m into r square। तो ये किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो आपको वैल्यू याद रखना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज डेरिवेशंस। इसलिए मैं कुछ वैल्यूज आपको फर्दर लिख के देता हूँ, फिर और जो कैलकुलेशंस करनी है उनमें हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे एज रेफरेंस। देखो जैसे दो हमने डेरिवेशंस कर ली, जैसे अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और ये एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं करते जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन ना डिफाइन करी हो।
इस लाइन को अगर मैं बोल दूं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। ठीक है, ये डेरिवेशन जो अभी हमने कर भी ली। इसी तरह से अगर हमारे पास रॉड की जगह एक सर्कुलर रिंग है, मैं रिंग लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर्कुलर रिंग ही है। अगर एक सर्कुलर रिंग है, एक ऐसी रिंग जिसका रेडियस r है और मास है m, और एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। इट इज लाइक ये रिंग है मेरे पास, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे रखेंगे ना तो वो इन द प्लेन ऑफ रिंग होगा। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिंग का अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the plane is m into r square, m into r square। अब अगर हमारे पास रिंग की जगह एक डिस्क हो, ठीक है, ऑफ कोर्स अगेन वी हैव ए सर्कुलर डिस्क। अगर एक सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस अगर r है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम, कौन सी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। किसी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इधर मैं ICM लिख लेता हूं जिससे आपको याद रहे कि लाइन सेंटर से पास कर रही है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसे याद रखो, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे हाफ वैल्यू है। फर्दर इसको हम कैरी करेंगे आगे। अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर बनता है बेटा रिंग्स जोड़ के, पाइप हो गया जैसे, ये एक रिंग, ऐसी बहुत सारी रिंग्स जोड़ेंगे तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। मान लो इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस है r और ये लाइन है जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो किसी भी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कैसे याद रखना, देखो सिलेंडर बना विद द हेल्प ऑफ रिंग्स, रिंग्स जोड़ जोड़ के, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही किसी हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई डिस्क है, डिस्क सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, इफ वी हैव ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जो है वो बनता है डिस्क जोड़ के। सॉलिड सिलेंडर हो गया जैसे रॉड होती है कोई, ऐसे, ये है सॉलिड सिलेंडर। तो किसी भी सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वी फाइंड दैट, ये हम लाइन चूज करेंगे एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सॉलिड सिलेंडर का फाइंड करना होगा अबाउट एक्सिस, तो वही होगा जो डिस्क का है। डिस्क कंबाइन करके हमारा सॉलिड सिलेंडर बना है। So moment of inertia of a solid cylinder is same as that of a disk. Further, अगर हमारे पास कोई hollow sphere है, suppose we have some hollow sphere, ठीक है, बनाने में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, hollow cylinder, hollow sphere हो गया। hollow sphere का जो moment of inertia है about center of mass, वो होता है 2/3 mr²। If we have a solid cylinder, a solid sphere, किसी सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सॉरी
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होता इसमें, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बॉडीज ये, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का 2/5 mr² और हॉलो सिलेंडर का 2/3 mr²। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। कैलकुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इनको याद रखेंगे, और इनकी हेल्प से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज और बतानी है आपको इन दिस सेटअप, इन दिस टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद रख ली, डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो तो करेंगे ही, बट देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के। बेटा अगर हमारे पास ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रिजिड बॉडी है, या ये कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस लाइक m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r2, m3 r3, m4 r4, mn rn। हमें पता है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, m1 r1², m2 r2², याद है ना। लेकिन यस सर। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने का बेटा एक तरीका और है। इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने का एक तरीका और ये है कि अगर ये मान लें ये है इस बॉडी का, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज के। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का देखना है तो इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल का डिस्टेंस देखेंगे, बट अगर सेंटर ऑफ मास के हिसाब से भी वही आए तो जो सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से देखो बेटा, फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो लिखेंगे m1 r1², m2 r2², so on, mn rn²। और दूसरा फॉर सेंटर ऑफ मास, अगर हम अबाउट सेंटर ऑफ मास भी उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वैसे ही लिखें, आई से ही, मतलब वैल्यू सेम ही हो उसकी, तो सेंटर ऑफ मास मतलब टोटल मास कितना हुआ m, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है k। तो k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन सच ए वे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो हम k का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट, फ्रॉम द सेम डेफिनेशन। कैसे? वी राइट हियर m into k² equals to m1 r1², m2 r2², m3 r3², mn rn²। तो फिर k² क्या बन जाएगा? Therefore k² is equal to m1 r1², m2 r2² डिवाइडेड बाय m आ गया। बस इसी को लिखो बेटा आगे, ये m है क्या? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। k² को लिख सकते हैं m1 r1², m2 r2², m3 r3², mn rn² डिवाइडेड बाय m की जगह m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, और k को यहां से हटा दो इसी स्टेप में, ये रूट आ जाएगा, राइट। अगर सारे पार्टिकल्स का मास बराबर हो
m1 m2 m3 m के बराबर हो तो बताओ k कितना आ जाएगा। बेटा न्यूमरेटर से आपने m कॉमन ले लेना, चेक कर लेना। m कॉमन लोगे बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m n m। सो दिस m and m विल बी आउट। तो आपके पास जो k है फाइनली इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं उनका स्क्वायर करना है, ऐड करके डिवाइड बाय n। n है कितने पार्टिकल्स हैं, तो देखो अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, इसको बोलते हैं मीन ऑफ ABC। अगर मैं स्क्वायर करूं इसको बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर्स, और रूट कर लूं इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर। सो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन is the root mean square of all the distances। ठीक है, इसको शॉर्ट में RMS बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर लेंगे कैसे और कोई एक्सिस चूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और कैसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ब्रीफ आइडिया हो गया बेटा अबाउट कि अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, और अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम है तो इंटीग्रेशन से। ठीक है, फिर एक्सिस चेंज करके कैसे फाइंड करना वो कल देखते हैं। ठीक है, आज इतने रखो। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir.